अब के फिर बरसात में गंजे शहीदा पर चलें, अब के फिर बरसात में गंजे शहीदा पर चलें, आसमां रोएगा और अपनी गजल गाए। कुर्बानी यहां नहीं हो सकती है? मुझे क्या खबर कि मशीयत ने क्या फैसला किया है। ये कुर्बानी करने को नहीं, कुर्बान होने को जा रहे। हम एक दूसरे को देखते रहे। माँ का निस्फ खुला हुआ चेहरा करवट के बल खिड़की से बाहर था। बहन दोनों हथेलियां खिड़की पट्टे के पूरी गर्दन निकाले इधर देख रही थी। वो दोनों रो रही थी इसलिए कि उन्हें फिर रोना नहीं था। कोई सामान कर दीजिए, एक दो ट्रक मिल जाएं, थोड़े से मुहाफिज। हुजूर, डॉक्टर साहब बहुत देर हो रही है, डॉक्टर साहब कुछ इंतजाम फरमा दीजिए। ठहरिए साहब, आप लोग तो बिल्कुल जान ही। तो बिरयानी बड़ी रौकनदार थी हैं। क्या कहूँ भाई साहब, 2 बार साबुन से हाथ धोए मगर रुमाल देखिए, जेब से रुमाल निकालकर कितना रोगन रुमाल में मौजूद है। मैं तारीख का तालिबुल इल्म नहीं हूं। अलमनाक हादसे इस सरजमीन पर न जाने कितने आए, न जाने कितने आए होंगे। किताबों में पढ़ना और बात है, मौजे खून का खुद सर से गुजार देना और बात। मुझे उस दिन के बाद फिर कुछ इस किस्म का एहसास होने लगा कि इससे ज़्यादा अलमनाक हादसा न पहले कभी आया न अब आ सकता है। फौरी कैफियत तो मुझ पर एक हद तक खुद फरामोशी की थी। जिंदगी के तकाजे तो रुकते नहीं, मामूलात अपने हाल पर कायम रहे, लेकिन मैं एक मशीन की तरह इन मामूलात से गुजरता रहा। न किसी गम से गम, न किसी खुशी से खुशी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी के हालात का तज्जिया करता हूँ तो 3 तरह की कैफियत बहुत नुमायाँ नज़र आती हैं। नंबर 1, मेरे एहसास की दुनिया एक आबले की शक्ल इख्तियार कर गई। ज़रा सी ठेस से ये आबला फूट बहता। दूसरे, मुझे दुनिया में किसी खतरे का खौफ बाकी न रहा। मेरे इर्द गिर्द कोई और ही फिजा थी। हर शख्स मुस्तकबिल से हरासां और इसे हर मुमकिन कोशिश से महफूज बनाने का साई और आरज़ूमंद। चाहे महफूज मुस्तकबिल किसी तरह से हासिल हो, घर छोड़ना हो, वतन छोड़ना हो, अपने पराये छूट जाएं, मगर आइंदा ज़िंदगी हर एतबार से महफूज और रोशन हो जाए और मैं अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल मुतमईन हूँ। ऐसा मालूम हो जैसे मेरा कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में 2 ही ज़माने हैं। मेरा माजी जो मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़, महबूब, हसीन और लजीज है, जिसकी तमाम तलखियाँ शीरीनी बन गई हैं। मेरा माजी एक ऐसी शराब है जिसके सुरूर को किसी तुर्शी का खौफ नहीं। ये एक सुरूर जावेदा है, इसकी मस्ती और सरशारी मुझसे कभी अलग नहीं होती। दूसरा मेरा हाल, जिसमें सारी रंगीनी, रानाई, दिलफरेबी और दिलकशी, लज्जत और चाशनी मेरे माजी के ताल्लुक से है। बस इसके आगे कुछ नहीं। तीसरी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में पैदा हुई वो एक बेपाया मोहब्बत, एक अथाह प्यार। इस कायनात में सांस लेने वाली हर मखलूक से मैं किसी के चेहरे की अफसुर्दगी, किसी की आंखों के आंसू, किसी की जुल्फ़ों की बरहमी, किसी के माथे की शिकन, किसी की चाल की खस्तगी, किसी के हाल की आशुफ्तगी सुकून से नहीं देख सकता। मेरे एहसास के समंदर में एक तलातम पैदा हो जाता है। मैंने मैट्रिक बहुत ऊंचे दर्जे में पास किया था, लेकिन आइंदा तालीम का कोई मीलान ही मुझ में न रहा। तमाम सहारे ख़त्म हो गए, सिवाय एक छोटे भाई के जो खुशकिस्मती से मेरे ही साथ पटना में था। मेरा कोई और अपना ना रहा। बिरादरी और कराबत वाले सब तरके वतन कर गए। मेरी छोटी सी दुकान रिज्क का वसीला हो गई। साल ही 2 साल बाद रिश्तामंदों, कराबतदारों, दोस्तों और वाकिफकारों के तकाजे पड़ोसी मुल्क से बज़ाहिर बड़े दिलनशी और दिलकश अंदाज में आने लगे। शानदार मुस्तकबिल और खुश आहंग ज़िंदगी की तस्वीरों पर तस्वीरें भेजी जाने लगीं। बड़े बड़े अहद व पैमान, ऊंचे ऊंचे वादों, लंबी लंबी उम्मीदों के हसीन और दिल आवेज ख्वाब बरसाए जाने लगे। मगर मैं जिन चिंगारियों से लिपटा हुआ था, जिस खाकस्तर पर पड़ा हुआ था, जिन कांटों को ओढ़ रखा था, उनके मुकाबले में किसी जन्नत अर्जी की मेरी निगाह में कोई कीमत, कोई लज्जत बाकी ही नहीं रही थी। मेरी जन्नत बर्बाद हो गई थी, मगर वो बर्बाद शुदा जन्नत मेरे तसव्वुर में अपने पूरे शबाब और भरपूर हुस्न के साथ जलवा करती। उस शीनी जन्नत तसव्वुर ने
जिंदगी की तल्ख हकीकतों को फरामोश कर दिया था। मेरी जन्नत मुझसे 30 मील दूर वीराने में लहला रही थी। मैं जब कभी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से कलकत्ता या और किसी मकाम को जाते हुए अपने उस स्टेशन से गुजरने वाला होता जहां से मेरे गांव को मार्टिन कंपनी की छोटी लाइन अब भी जाती है, तो कुछ दूर ही से मैं सर और आंखों पर कपड़ा लपेटकर अपनी सीट पर पड़ जाता और जोर से बर्थ की लकड़ी को थाम लेता। मुझे डर होता कि अगर चलती हुई ट्रेन की खिड़की से फतुहा छोटी लाइन के स्टेशन को और ट्रेन को देख लूंगा तो ट्रेन से कूद जाऊंगा। 1947 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक मैंने सफर करते हुए कभी उस तरफ रुख भी नहीं किया। मुझे डर था कि इस वीराने पर जो अब तक मेरे तस्वुर में लहलाता हुआ गुलजार है, मेरी नज़र न पड़ जाए और मेरे ख्वाबों का महल मिसमार न हो जाए। लेकिन 1957 ईस्वी में 11 साल बाद एक दिन आया और मैंने इरादा किया, अब के इस बरसात में गंजे शहीदों पर चलें, आसमां रोएगा, अपनी गजल गाएंगे। और उस दिन मैं फकीरों की सी एक झोली गले में डाले उस बस्ती में फिर पहुंच गया, दूर तक जिसमें कहीं साये दीवार नहीं। जब मैं स्टेशन से बस्ती की तरफ जा रहा था तो वो सड़क जो पहले कच्ची मिट्टी की थी कोलतार की पुख्ता शाहराह बन गई थी। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी फाककश के लबों पर घी लगा हो या किसी कहबाए पीरजाल ने सुर्खी गजा के पर्दे में अपने चेहरे की नफरत अंगेज झुर्रियों को छिपाया हो। और फिर ऐसा मालूम हुआ कि किसी बेदर्द महबूब की गली को मरने वाले जांबाजों ने अपनी खाक से पाक कर दिया हो। सितारे बन के मेरी खाक के जर्रे चमकते हैं, जमीन उनकी गली की आसमां मालूम होती है। और यह तसव्वुर देर पा साबित हुआ और मुझे ईंट पत्थर सीमेंट और कोलतार के उस रेख्ता से खून, हड्डियां, आंसू, आंखें झांकती नजर आई और मैं सड़क से किनारे किनारे कच्ची जमीन पर चलने लगा और बेख्तियार जी चाहने लगा कि पांव से चलने के बजाय आंखों और होठों से रास्ता तय करूं। अदबगाहिस्त ज़ीरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो बा यजीदी जा। बस्ती के लोगों ने मुझे कम उम्री ही में देखा था। जवान होकर 11-12 साल बाद जब दाखिल हुआ तो अक्सर लोगों ने कोई अजनबी सयाह और मुसाफिर समझा। जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा, जिसका कुछ हिस्सा खाकस्तर होने से बच गया था और जिसमें उसी वक्त से पुलिस चौकी कायम हो गई थी, तो ऐसा मालूम हुआ जैसे बरसों से जिस जख्म पर अंगारा रखा हुआ था उस पर किसी ने मरहम रख दिया। मैं बेख्तियार सेहन के घास पर पड़ गया और अपनी छाती जमीन से लगा दी। ऐसा मालूम हुआ जैसे सारी कायनात का सुकून, ठंडक और खुशबू मेरे सीने में दाखिल होकर दिल से हम आगोश हो रही है। मेरी आंखें बंद हो गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी माँ ने मुझे अपने आगोश में ले लिया हो। बरसों की तिश्नगी, बरसों की तड़प, बरसों की जलन यक बयक सैराबी, आसूदगी और सुकून में तब्दील हो। किरायादार, पुलिस चौकी के कांस्टेबल, हवलदार और थानेदार मेरे करीब जमा हो गए और मेरी हालत से मुतहय्यर खड़े हो गए। मैंने जब घास से उठकर ये बताया कि मेरा ही नाम कलीम है और वो मेरे ही किरायादार हैं, फिर 10-11 साल पहले की कहानी उन्हें मालूम हो गई। थाने का पूरा स्टाफ बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पेश आया और आनन फानन पूरी बस्ती में बिजली की तरह बात दौड़ गई कि 11 साल बाद इस गांव में एक मुसलमान आया है और इसी गांव का है और कोई दूसरा नहीं, कलीम आया है। और देखते देखते मेरे नज़दीक बूढ़ों, जवानों, औरतों और बच्चों का हुजूम हो गया। हरनाम सिंह बजाज, नारायण साव तेली, सुद्धू सोनार, महावीर हलवाई, मास्टर रमेश, शिवनंदन हजाम, सुमर दुसाद, अंतु चमार, प्रसादी सोनार, मुंशी गोपाल प्रसाद पटवारी, गजाधर पांडे और भत्तू पासी की बेवा और सूजी तंबोलन
और परशादी सोनार की बेटियां जो मेरी पड़ोसन थीं और जिनके साथ मैं खेला करता था। और न जाने कौन कौन से कितने नए लड़के, कितनी नई लड़कियां, और राम खिलावन प्रसाद की बीवी जिसे मैं भाभी कहा करता था। जवान लड़कियां और औरतें घूंघट डाले, एक आंख घूंघट के गोशे से निकाले, किसी की आंख डबडबाई हुई, किसी के होठों पर हल्का सा तबस्सुम, किसी के चेहरे पर हैरत व इस्तेजाब। कलीम एलन है, कलीम आए हैं, कलीम बाबू है तीन, कलीम बाबू हैं, कलीम कलीम किथिन है कलीम। सुरजीतम बोलन 70 बरस की उम्र, देखने में 50 से भी कम, गोरी चट्टी मस्त कद, भीड़ को चीरती हुई बढ़ रही है। किथन है कलीम? इधर है हम सुरजी। वो हो कलीम हो। हाय बेटा, क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा? सुरजी तो तुम्हारी मां के साथ ही मर गई बेटा। अब बस्ती में तो कुछ ना है बेटा, बस्ती तो खत्म हो गई बेटा। भत्तू पासी की बुढ़िया जोरू कुबड़ी झुकी झुकी आई और दूर से मेरी बलाएं लेती हुई बोली, हाय उमतो जी, मेरी मां उम्मतुल फातिमा। कोड़ियन के हाथों न फूटल, बेटा तू कहां है बेटा? हम तो पटना में है मैया। और नसीम कहाँ है? वो भी मेरे साथ पटना में है। दुख सुख गुजर गई बेटा, तू आ जा बेटा। है ही रहो बेटा, मेरा भी जी यही चाहे है देखो। और राम खिलावन की अधेड़ बीवी घूंघट में से मुस्कुराती हुई बोली, हमरा चिन्ह कलीम, हमको पहचानो हो कलीम? हाँ तुमको पहचानते हैं भाभी। कब आए वा कलीम? कलीम कब आओगे? देखो क्या कहें। और हमको पहचानते हो कलीम? पर शादी सुनार की जवान बेटियां, मेरी हम दीवार थी, मेरे यहाँ से आना जाना। कभी दीवार में दरवाजा निकाल दिया जाता और शादियात में दोनों घर एक हो जाते। मैं बचपन में अक्सर इनके साथ खेला करता था। सियानी हुई तो ये भी पर्दे में रहने लगी। कभी कभार सलाम प्रणाम हो जाया करता था। अब बिल्कुल जवान थी। बस्ती से एक तहजीब के मुस्तकिल खत्म हो जाने की वजह से पर्दादारी इस दर्जा पर न थी। घूंघट निकाले 2-3 लड़कियां खड़ी थी। हमको पहचानते हो कलीम? मेल जोल की वजह कर उनकी जबान साफ थी। नहीं, हम तो नहीं पहचान रहे हैं। अरे कलीम, हम परशादी सोनार की बेटी है ना। अच्छा, हीरा रानी, सोना रानी, रूपा रानी। हाँ हाँ हाँ। तीनों की आंखों में आंसू और तीनों के लबों पर मुस्कुराहट, गम और खुशी का मेल। आंख में आंसू, तबस्सुम लब पे था अहबाब के लिए। जब खुशी की लय में गम की रागनी गाएगी। आंख में आंसू, तबस्सुम लब पे था अहबाब के, जब खुशी की लय में गम की रागनी गाई गई। और राम प्रसाद माली का जवान बेटा, पहलवान कुश्तीगीर, जिसके साथ मैं कभी कभी जोर किया करता था और जिसके अमरूद के बाग से आध आध सेर शीनी अमरूद सईदी और शहीदी एक एक वक्त खा जाता और खाकर 2-2 रोज बुखार में मुब्तला रहता। और जो फूलों के गजरे और हार बना कर लाता और मैं कलाई में गजरे बांधकर और गले में हार डालकर अपने मकान के सामने हजरत इमाम हुसैन की इमामबाड़े के चबूतरे पर शान से बैठा करता। दौड़ा दौड़ा गया और चंद मिनटों में मिले जुले फूलों का एक हार बना कर लाया। आज हमारा हाथ से हार पहन लो कलीम बाबू। जरूर पहनेंगे रामकिशन, लाओ गले में डाल दो। गले में हार डाल दिया और सुद्धू सुनार, जो मुझसे सिन में कुछ छोटा था, नाटक और ड्रामे का बड़ा शौकीन। नाटक पार्टी उसने बनाई थी, हारमोनियम बजाता था। मैं जब स्कूल से छुट्टियों में घर आता तो कुछ नाटक के स्वांग के तमाशे दिखाता और मैंने कुछ स्वांग के कपड़े भी ला कर दिए थे, जिसे पहनकर झूम झूम कर आल्हा और उदल के गीत गाता। इधर हार मेरे गले में रामकिशन ने डाला और सुद्धू ने जोर से नारा लगाया, कलीम भैया की जय। और सारे बच्चों और बच्चियों ने और जवान लड़कों और लड़कियों ने जोर से जय कहा। और पुलिस के सब इंस्पेक्टर, जो मेरे मकान में किरायादार थे, नाम मुझे याद नहीं, जो जवान आदमी थे, तमतमाए हुए चेहरे के साथ मेरी बगल में खड़े हो गए। कलीम साहब और भाइयों बहनों, मैंने आज तक प्रेम भाव मोहब्बत का यह दृश्य नहीं देखा था। आज ऐसा हो रहा है तो कल वैसा क्यों हुआ? और क्या क्या बोले मुझे याद नहीं। मैं तो बैठ गया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मास्टर रमेश, जो मकामी हाई स्कूल में टीचर थे, बूढ़े हो रहे थे, बोल उठे, क्यों हुआ ये ना पूछिए दरोगा जी, वो तो होनी थी हुई,
ये पूछिए किसने किया। मैं जानता हूं दारोगा जी किसने किया, आप नहीं जानते। आज भी वो आपके करीब हैं और हमारे करीब हैं, हम ही में हैं, यहां पर नहीं हैं लेकिन यही हैं। उन्होंने अपने जैसों को जमा किया, उनके जैसे बहुत मिल जाते हैं और बहुत मिल जाते हैं, आज भी मिलते हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे लोग यहाँ अभी जमा हैं ऐसे बहुत कम हैं और बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जैसे लोग यहाँ अभी जमा हैं ऐसे बहुत कम हैं और बहुत कम मिलते हैं, और आगे और भी बहुत कम होंगे और बहुत कम मिलेंगे और बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, और कम होते होते फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और फिर इन चांद सितारों को कोई देखने वाला नहीं रहेगा, और फिर ये चांद सितारे भी नहीं होंगे, बस रहे नाम भगवान का। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। मेरी वापसी का वक्त करीब आ रहा था। दरोगा जी के हाथ में 20-25 रुपये दिए कि मिठाई मंगाइए और बच्चों को बांटिए। मिठाई आई, बच्चे और बच्चियां बड़ी खुशी और मुसरत से मिठाई लेने लगीं। उसके बाद मैं आने को उठ खड़ा हुआ। इतने में देखा कि राम खिलावन की बीवी और सोना रानी दो थाल लिए आ रही हैं। पानी पी लो कलीम जी। अरे ये क्या सोना रानी, ये पानी पिलाना है या जान मारना है? ये थाल भर मिठाई, मैं तो बीमार हूं सोना रानी, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। ना खावा तो जबरदस्ती ठूस के खिले, वो ना खाओ तो जबरदस्ती ठूस कर खिलाएंगे, राम खिलावन की बीवी बोली। मुख्तसर ये कि वो भी एक मंजर था। मैं वापस चला आया और उस साल के बाद तकरीबन हर साल अपने दिल की बैटरी चार्ज करने को एक बार ज़रूर जाता हूँ। पूरी बस्ती का तवाफ़ कर लेता हूँ, जितने गंज शहीदा हैं फातिहा पढ़ लेता हूँ और साल भर के लिए आंसुओं का ख़जाना जमा करके ले आता हूँ।